सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रात के अंधेरे में सब इत्तेहादी लाइन हाजिर थे। यौम जमहूरियत की मुबारकबादें जारी थीं। मुसव्विदा कच्चा था और ना ही तरमीम का किसी इत्तेहादी का एतराज सामने आ रहा था। अदालती ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों के लिए स्टेज सेट था। उस मौके पर मौलाना के इनकार ने गेम ही पलट दी, जिसके बाद इत्तेहादियों के डायलॉग ही बदल गए। वजाहतों का सिलसिला अब भी जारी और सारी है। पीपल्स पार्टी कहती है मुसव्विदा कच्चा था, दूसरे इत्तेहादी कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड नहीं थे। नून लीग इत्तफाके राय की वकालत कर रही है, मगर जो डैमेज होना था वो हो चुका है। अंग्रेजी में कहते हैं कि डैमेज हैज बीन डन। क्या हुकूमत दूसरी कोशिश करेगी? अगर तो क्या वो तरामीम शामिल होंगी जिनके लिए इतनी राजदारी रखी गई है? एक बात तो वाज़ेह है कि ओरिजिनल मुसव्विदे में अब तक काफ़ी कांट छांट हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि अपडेटेड वर्जन भी तैयार हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल हुकूमती मुसव्विदे में था क्या जिसकी बुनियाद पर यह इतना हंगामा मचा? ये कंफ्यूजन अब तक बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से हुकूमत के हिमायती वकला ने भी शिकायत की कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ वकला ने मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक हुकूमत के अपडेटेड वर्जन भी आवाम के सामने नहीं आ रहे। PUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। अगर इन तरमीम का मकसद जुडिशल रिफॉर्म्स है तो फिर झगड़ा किस बात का? ये तमाम मामला जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, आज नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली जो है सादिक साहब, उन्होंने खत लिख दिया है और मखसूस नशिस्तों के मामले पे उन्होंने कहा है कि एक्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस तरह अमल नहीं हो सकता। तो ये जो मामला है वो उन्होंने कहा काबिल अमल नहीं रहा। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, मेरी नज़र में 2 पॉइंट्स मैं बनाना चाहता हूँ, आपके पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर स्पीकर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देते हैं कि मैं आप इस तरह इस कानून के तहत फैसला करें, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मेरे कानून या जो मैंने बनाया है जजमेंट है और जिसके तहत मैंने फैसला किया है उस कानून के तहत आप एक्ट करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दोनों अदारों में से किसका हुक्म माने, किसका कौन उनके ऊपर हावी है, तो उसका जवाब हमें आइन में मिलता है। और आइन कहता है कि हर अदारा इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफाई कर दिया हुआ है, और अभी एक जो ऑर्डर रिसेंटली आया है जिसमें ये कहा कि जो PTI के कैंडिडेट्स थे, जो लिस्ट के मुताबिक कैंडिडेट्स हैं, उनको आप PTI में वो शामिल हो गए हैं, आप नोटिफाई करें, और जो बाकी रिजर्व सीट्स का फैसला है उसके ऊपर एक्शन लें। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो स्पीकर साहब जो भी कहते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने। अब दूसरा पॉइंट ये है इसमें जी, जो नया कानून आया है, मेरी नजर में वो कानून इस जजमेंट पे लागू नहीं होता, वो मुस्तकबिल के लिए जरूर लागू होता है, लेकिन ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर वैसे भी लागू नहीं होता। तो मेरी नजर में जो स्पीकर साहब ने डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन को, या उसको मैं दरखास्त ही कहूंगा, जो रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, वो कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये फैसला नए कानून के मुताबिक नहीं होना, ये फैसला उस कानून के मुताबिक होना है जिस कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका इतलाक अब मुस्तकबिल में होगा? जी ठीक। अब ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं रहता तो जो बुनियादी ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है PTI का, तो वही नहीं रहेगा। तो फिर उस सूरत में
मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा? जी देखिए, जहां तक उसका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन में इंडिकेट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया है बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को कि वो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपने ढांचा तो मान लिया है। लेकिन बहरहाल ये जरूर बात दुरुस्त है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसमें फैसला करना है कि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानते हैं कि नहीं। बट ये रीसेंट ऑब्जर्वेशन आई है इलेक्शन कमीशन की, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर उस फैसले के बाद उन्होंने वजाहत के बाद उन्होंने अपने इजलास में ये बात की है। जी बिल्कुल, तो वही मैं उसी को मैं वजाहत कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो स्टैंड लिया है वो कह रहे हैं कि हमने चूंकि आईपीई जो है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पीटीआई का, उसको हमने भी माना नहीं है, तो हम जब तक मानेंगे नहीं हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। यहां भी मेरा ख्याल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, ये उनका बयानिया है इस मामले में, वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तसादुम में है, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अपने क्लैरिफिकेशन ऑर्डर में कि हमारे मुताबिक तो आप ऑलरेडी मान चुके हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई की, अब आपका पास ये हक नहीं है कि आप उसको दोबारा से एग्जामिन करें और ये हमारा ऑर्डर इस वजह से ना इम्प्लीमेंट करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है पीटीआई का, आपको ये मानना पड़ेगी हमारी बात। तो उस हद तक ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, जो अब उन्होंने नया अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के या क्लैरिफिकेशन ऑर्डर के खिलाफ है। तो इसलिए ये भी एक नई डेवलपमेंट अभी ये भी है जो बिलावल साहब ने थोड़ी देर पहले जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के लिए जो है वो हम स्ट्रगल करते रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत से लेके बाकी हवाले जो है वो देते रहते हैं सियासतदान हमारे। बट अभी रिसेंट वो ये कह रहे हैं फिर अदालतें भी सियासत ना करें, यानी जलसे ना करें, इनका काम जलसे जुलूस करना नहीं है, आवाम को इंसाफ फराहम करना है। और दूसरी तरफ वकील गेरअप हो रही हैं, वकला तंजीमें, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला आया तो हम सड़कों पर होंगे, तो ये तो मामला कन्फ्रंटेशन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जी, यकीनी तौर पे अगर आप एक आईनी तरमीम की बात करेंगे और छुप के रातों रात आप उसमें पास करने की कोशिश करेंगे और 80 तरामीम लेके आएंगे जिसमें बड़ी बड़ी भयानक और खौफनाक किस्म की तरामीम भी हैं, हाई कोर्ट की आप पावर्स भी उसमें छीनने की कोशिश करेंगे, इसको आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की बात करेंगे, आप जजेस की एजेस बढ़ाएंगे, आप एक अदालत को नई अदालत क्रिएट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को आप एक तरह से एक पावरलेस कर देंगे, ताकत के बगैर कर देंगे। ये सारी अगर इतनी अहम तरामीम आप लेके आ रहे हैं और रात के अंधेरे में ला रहे हैं और डिबेट नहीं करना चाह रहे, फिर तो ये रिएक्शन होगा लीगल कम्युनिटी का जो आप देख रहे हैं। क्योंकि लीगल कम्युनिटी को अगर आप मंतक से समझाएंगे, अगर आप डिबेट करके बताएंगे, अगर आप उनको दलील दे के बताएंगे तो शायद वो कायल भी हो जाएं किसी मौक़िफ़ पे। लेकिन अगर आप इस तरह बुलडोज करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रेशन यही देंगे कि आप किसी खास शख्सियत के लिए कर रहे हैं और इम्प्रेशन आप ये देंगे कि आप अदालत की जो आज़ादी है, अदलिया की जो आज़ादी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जमहूरियत को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप रूल ऑफ लॉ तबाह कर रहे हैं इस मुल्क में। तो लेकिन अगर आप लोगों को ये यकीन दहानी कराई जाए कि किसी खास शख्सियत के लिए ये लेजिस्लेशन यानी पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही, तो क्या फिर पीटीआई साथ देगी? जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पीटीआई तो तैयार थी, उन्होंने कहा दिसंबर तक रुक जाएं, तरामीम पर हम तैयार हैं, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का मसला है। तो अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो क्या पीटीआई ओवरऑल इस फेवर में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो? पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो खुद भी कह रही है कि हम 19वीं तरमीम को रिव्यू करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो वैसे पीटीआई की इस पर पोजीशन है क्या? जी देखिए, पीटीआई की पोजीशन ये है कि जब भी आप कोई तरमीम लेके आते हैं या जिस तरह इस वक्त 80 से ज्यादा अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आप पूरे पैकेज को देखते हैं।
और आप पूरे पैकेज को देखते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, कुछ बुरी चीजें भी हो सकती हैं, और आप फिर उसमें तब से डिबेट डिस्कशन के बाद एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस लेने के बाद आप फैसले पे आते हैं कि इसमें से ये चीज दुरुस्त है, ये चीज दुरुस्त नहीं। ये प्रोसेस जो है ये साल ले सकता है। ये प्रोसेस जिस तरह 18वीं तरमीम का हुआ था, वो 550 घंटे की डिलिब्रेशंस हुई थी उसमें, और उससे ये सिर्फ डिलिब्रेशन हुई थी कमेटी में, उसके बाहर 1000 से ज्यादा घंटों की डिलिब्रेशंस पार्टी के अंदर हुई थी, मुख्तलिफ पार्टी की लीडरशिप के अंदर, फिर जाके कंसेंसस डेवलप हुआ था। तो अगर ये इस किस्म की कोई बात करना चाहते हैं तो उस पर ठीक है, फिर पार्लियामेंट को करने दें अपना काम, कमेटी बनाएं, डिबेट करें, फिर जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत, और फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी शिक क्या है। लेकिन जिस तरह ये हो रहा है, जिस तरह छुप छुपा के हो रहा है, वो तरीकेकार गलत है। फिर दूसरी चीज आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कितनी खौफनाक चीजें हैं इस तरामीम में। मसलन आर्टिकल 63A में भी तरमीम है। आर्टिकल 63A क्या है? ये जो एक लफ्ज है, जो उर्दू का लफ्ज अंग्रेजी में अब ट्रांसफर हो गया है, लोटाक्रेसी, लोटाक्रेसी, फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि जहां अरकान असेंबली अपने जमीर को बेच के या किसी लालच की वजह से अपने वोट बेच के प्राइम मिनिस्टर को हटा भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर लगा भी देते हैं, आईनी तरमीम भी कर देते हैं। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने सोचा कि हम इन सबको इसको रोकने के लिए, जिसको कैंसर कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कैंसर की इसको नाम दिया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग को, उसको रोकने के लिए उन्होंने आर्टिकल 63A बनाया, और उसमें कहा कि आपका जो आप नाअहल हो जाएंगे अगर आपने वोट किया। लेकिन उस 63A का भी नुकसान हो रहा था। लोटोक्रेसी जो थी, लोटाइज्म, वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग करते ये थे कि वो ज्यादा कीमत अपने चार्ज करके ज्यादा पैसे लेके वोट बेच देते थे, और वोट बेचने के बाद वो फिर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, और ये लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए उसको। लेकिन मुझे ये बताएं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा, जी आप मुकम्मल कर लें, मैं एक सवाल ये कहा कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये जो आपका वोट है वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक जहरीले दरख्त का फल है, और हम ये वोट नहीं, करप्शन का वोट हम काउंट नहीं होने देंगे। उन्होंने ये तशरीह कर दी। सर ये अब हमारे सामने मसला चैलेंज ये सर कि हमारी जो पॉलिटिक्स है जा रहा है, ये हमारी पॉलिटिक्स बड़ी लीथल, बड़ी ब्रूटल, बड़ी इसमें अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं लोग, अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल्स हमारे गायब हो जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन आपको याद होगा, आप खुद भी सेनेट में हैं, कि जो पीटीआई के दौर में सेनेट के अंदर हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हुआ, और जिस तरह लोगों को उस वक्त वोट डलवाया गया, और उसके बाद ये कहा गया ये ज़मीर की आवाज़ है। सो हमें कोर्स करेक्शन करनी है, तो फिर सबको एक दफ़ा इस बात का इदराक होना चाहिए ना कि हमने भी माजी में गलत फैसले किए हैं, तमाम ने किए हैं, ये सब कुछ होता था, पाकिस्तान की सियासी तारीख है ये, और फिर आगे बढ़ा जाए। वरना तो जिसका जोर और दाव लगता है वो दाव लगाता है और लोगों को अपने साथ मिलाता है, चाहे वो सिंध हाउस में रखे या पार्लियामेंट लॉजेस में रखे। जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जब मैं सेनेट में था और हमारी पीटीआई की हुकूमत थी, और हमने भी जो कवानीन थे उनको बुलडोज करने की कोशिश की थी, उस वक्त भी मैंने आवाज उठाई थी कि ये बात गलत है, बुलडोज ना करें। उस वक्त ये सारी जो अब हुकूमत में पार्टीज हैं वो मेरे साथ थी इस पॉइंट पे, क्योंकि वो ऑपोजिशन में थी, और उन्होंने उस वक्त मुझे यकीन दिलाया था कि अगर कभी वो पार्टी पावर में आएंगी तो ये बुलडोजिंग के मामले को खत्म कर देंगी, कानून साजी को एक एहतराम के तौर तरीके के साथ किया जाएगा। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने भी बुलडोजिंग शुरू कर दी, और किसी ने, जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो ये कहा था कि आप ये कभी नहीं होंगे, आप इसके खिलाफ थे, तो सिर्फ वो मुस्कुराहट ही मुझे दे रहे थे, उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था। सियासत के सीने में दिल नहीं होता ना सर। है कि हर एक को अपनी, ये आपकी बात दुरुस्त है कि आपको हर दोनों साइड, एवरी साइड, हर साइड को करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो एक प्रिंसिपल और असूल के मुताबिक चले। इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये जंग है असूलों की और ताकत की। ये जंग है कि आपने आइन को बचाना है या उसको खत्म करना है, आपने जमहूरियत को बचाना है या उसको खत्म करना है,
रूल ऑफ लॉ, आपने कानून का एहतराम करना है या उसको भी तबाह कर देना है। ये जंग इसकी है। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अली जफर साहब साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला डिस्कस किया जा सकता है, तरमीम आ सकती हैं, लेकिन कंसेंसस के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, ये बताइएगा कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं वो तो बड़ी संजीदा बात है। वो कह रहे हैं कि जो हमसे बातचीत की गई है 8वीं तरमीम से मुताल्लिक और दीगर मामलात पर जो बात की गई है, वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा कि हम मतलब दबाव में हैं, ये सब कुछ हमें करना होगा, मजबूरी है। क्या किसी भी मजबूरी में पीपल्स पार्टी ऐसी किसी चीज़ का साथ दे सकती है? देखिए, आप एक इत्तेहाद में होते हैं और इत्तेहादी हुकूमत जो लीड कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं और प्रिंसिपली इस बात से एग्री करना पड़ता है। अगर तो बिल्कुल ही कोई मुल्क के खिलाफ बात है या बिल्कुल असूल के खिलाफ बात है तो आप उसको रेजिस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप कई चीजें अब आपके मिजाज के खिलाफ होती हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के साथ आप करने पे मजबूर होते हैं। 18वीं तरमीम में भी ऐसा ही हुआ था। मुख्तलिफ जमातों ने अपने अपने जो एब्सोल्यूट मंशूर के निकात थे उस पर कुछ न कुछ उन्होंने समझौते किए। पीपल्स पार्टी ने भी कई इशू पे समझौता किया, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक आईनी अदालत का जिक्र था, आईनी इस्लाहात का जिक्र था, अदालती इस्लाहात का जिक्र था, और भी कुछ चीजों पे पीपल्स पार्टी 62, 63 पे उसमें अमेंडमेंट पे वो भी हमने, हमारा असूली मौक़िफ़ था, लेकिन उस पर हमें भी समझौता करना पड़ा था क्योंकि बाकी कुछ जमातें उस वक्त उसको तस्लीम नहीं कर रही थी। तो आज हम क्या समझ रहे हैं कि अगर किसी जमात का ये मुतालबा, कोई एक फर्ज करो कोई भी एक मुतालबा है, तो उसके साथ अगर हमारा भी मुतालबा है, हम भी उस पहले मुतालबे को भी एग्री करते हैं, उनका मुतालबा भी अगर दुरुस्त है और साथ हमारा मुतालबा भी है, और वो सारे मुतालबे इकट्ठे करके एक पैकेज की सूरत में जो अक्सरियत बनती है उन सबके तो खैर साहब, ये जो आर्टिकल 8 पर भी तैयार है, और सबसे बड़ी चीज़ की जो बुनियादी हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, क्या उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी इस कोलिशन सेटअप के अंदर तैयार हो जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तरामीम को इत्तेफाक और इत्तेहाद से मंजूर कराना है? देखिए, जो तो इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी जमात उस पर कंप्रोमाइज करने को तैयार होगी। आपके इल्म में अगर है कोई कि ऐसा किसी आईनी हकूक के जो हमारे इंसानी हकूक हैं आइन के अंदर दिए गए, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज होने की बात कह रहे हैं ना? कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं हमें मुझे नहीं पता कि वो क्या है, उनको दिखाया गया होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मेरे सामने तो है नहीं, आपके पास है या आपको उन्होंने बताया है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर कमेंट कर सकूँ। नहीं सर, वो अभी ज़ाहिर है यही तो बात हो रही है कि ना सियासी जमातों को मुकम्मल आगाही थी कि ये ड्राफ्ट क्या है, और मौलाना साहब कह रहे हैं मुझे अलग दिखाया गया ड्राफ्ट, दीगर जमातों को अलग दिखाया गया। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि जब हमारे पास आए तो कहा बिलावल साहब ने कि हमारी मजबूरी है, हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आर्टिकल 8 के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कायल करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपनी सियासत को जो है वो अवामी हुकूक और ये उनके साथ बड़ी ख़यानत होगी अगर हम ऐसा कर जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जी क्वेश्चन डजंट राइज, पीपल्स पार्टी कभी इंसानी हुकूक या अवामी हुकूक के खिलाफ किसी मूव का हिस्सा बन सकती है? ये हो नहीं सकती। मौलाना से भी ज्यादा पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात की दाई रही है। अब तो जिन इश्यूज पे मौलाना या उनकी जमात का मौक़िफ़ जरा हार्ड हो जाता है, उस पे भी हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा असूलों पे खड़ा मौक़िफ़ रहता है। लेकिन बाद में कुछ पता है नहीं। बाद में तो बिलावल साहब ने इसकी वजाहत, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि बिलावल साहब ने कहा। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं क्योंकि वफद का हिस्सा नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर अपने साथियों से पूछूंगा कि वहां ऐसी कौन सी बात हुई कि बिलावल साहब ने कहा हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है। ओके, वो आर्टिकल हम ये कह रहे हैं बिलावल साहब ने या खुर्शीद शाह साहब ने और नवीद कमर साहब के बारे में जो बातें की हैं, नवीद कमर साहब ने और शाह साहब ने, उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है
कि हम भी जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, बिलावल साहब ने उस पर कई टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अपना मौकफ दिया है कि पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है, हमारा जो ड्राफ्ट है पहले से लिखा हुआ 18वीं तरमीम के वक्त का, उसमें जो चीजें हमने कहा था वो उसमें ऐड करनी चाहिए। बाकी जमातों का मौकफ है, उसको भी देखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर ये तरमीम पर्सन स्पेसिफिक हैं और पीपल्स पार्टी क्या उस पर साथ देगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात तो कर रही है, पीपल्स पार्टी 19वीं तरमीम का रिव्यू भी चाहती है, लेकिन अगर ये पर्सन स्पेसिफिक होने जा रहा होगा तो क्या पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी? पर्सन स्पेसिफिक किसी इशू को सपोर्ट नहीं करेगी पीपल्स पार्टी, ये मेरा ख्याल है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो अदालती इस्लाहात का बार बार जिक्र कर रहे हैं आदिल, मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो माहौल बन गया है, हमें बड़ा संजीदा किस्म के इस वक्त एक सीरियस क्राइसिस का सामना है। आज पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका हल पार्लिमान भी सोचेगी, सियासी जमातों को भी सर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वहां तो इख्तलाफ राय होता है शदीद, क्योंकि हर एक के अपना अपना मंशूर, अपनी अपनी बातें होती हैं। फौज के अंदर चेन ऑफ कमांड होती है, वहां टॉप जो बैठ के फैसला करती है वो नीचे तक ओबे हो जाता है। जहां तक ताल्लुक मीडिया का है, मीडिया भी अपने तौर पे अपने अपने नुक्ता नजर का आजाद है। कुछ और तबकात को भी ब्यूरोक्रेसी जो सबको बशमूल पार्लिमान के अगर अदलिया को चेक करना चाहती है या इख्तियार रखती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारी अदलिया क्या उसमें प्यार पे। बिलावल साहब भी ये बात कह रहे हैं कि हम अदलिया के हुकूक की जमानत देते हैं, हम अदलिया के हुकूक के लिए बात करते रहे हैं। बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ हैं, लेकिन अदलिया को भी ये देखना होगा कि वो जो है वो सियासत ना करे, वो जल्द से जुलूस ना करे, वो अपनी हुदूद में रहकर जो है वो फैसले करे। आज उनकी तरफ से भी ये मौके सामने आया है कि अदालतें भी फिर जल्द से जुलूस ना करें, अपनी हुदूद में रहकर काम करें। देखिए आदिल, मैं तो कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त अदलिया का रोल ये है कि अदलिया तमाम इदारों के रोल को चेक कर रही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। कुछ अदलिया का अपना इख्तियार है, कुछ ले लिया गया है, लेकिन अदलिया को भी तो देखना है कि इस वक्त आज मुल्क के अंदर जो मुबाहिसा है, माजी को छोड़िए, आज मुल्क के अंदर जो मुबाहिसा है वो हर चैनल, हर टीवी पे बैठा बंदा, असेंबलियों के अंदर बैठे लोग ये बहस कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। और मैं को 2 महीने से ये चीख रहा हूं कि भाई खुदा के लिए ये सोचो तो सही कि क्या बहस कर रहे हो। बहस क्या हो रही है कि जी ये सेट ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ लोग हैं जज साहिबान, वो एक तरफ है, वो हुकूमत के साथी हैं, हम उनके हमनवा हैं, और जो भी हुकूमत कहती है वो कर देते हैं, हुकूमत की फेवर वाला। और कुछ जज साहिबान जो हैं वो दूसरी तरफ है। फिर हमने जो लाइव कवरेज हुई उसमें भी देखा कि क्या क्या सूरत हाल है, और फिर उसके ऊपर ये एक मुबाहिसा है कि जी पीटीआई कहती है कि अगर फलां जज साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो फिर पुराने इनका इलेक्शन का केस भी खुल जाएंगे, हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो जितना वाज़ेह तौर पे अदलिया के बारे में इस वक्त डिबेट है मुआशरे में और मीडिया में, क्या अगर ऐसा दुरुस्त, अगर ये डिबेट दुरुस्त है, अगर ये तासर दुरुस्त है कि अदलिया 2 हिस्सों में तकसीम है, और आज ये भी एक मुबाहिसा है कि हुकूमत ये बहस ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि वो अपनी मर्जी के जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है और अपने जो साथी जजेस हैं उनका नंबर बढ़ जाए ताकि वो मर्जी की तरमीम कर सके, फैसले ले सके। ये बहस आम हो रही है ना, ये आम हो रही है और ये बड़ी खतरनाक बहस है। लेकिन बदकिस्मती से ये पहली दफा नहीं है, हमारी अदलिया पे माजी में भी ये बहस होती रही है, तनकीद होती रही है। एक मिनट रुको। मेरा सवाल ये है कि अगर ये तासर दुरुस्त है तो फिर इस बात की तहकीक करनी चाहिए ना, अदलिया को अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए, पार्लियामान को ये देखना चाहिए कि वो इदारा जिसने सबका एहतसाब करना है, सबको चेक करना है, उसके अंदर अपने अंदर वो इखलाकी स्पिरिट मौजूद है। वो सारे जज साहिबान जो एक कानून पे अमल करने के पाबंद हैं,
क्या वो सर लेकिन ऐसा, लेकिन आप उसूली बात तो ठीक कर रहे हैं कायरा साहब, क्योंकि जिस मुल्क की जमहूरियत में अगर अदालत की तकसीम पर पिछले कई दिहाइयों से अब बहस चल रही हो और वहाँ से इंसाफ जो है वो सब अपने अपने हिस्से का तलाश कर रहे हो और अगर ना मिले तो अदालत को मानने से और फैसलों को मानने से इनकार कर देते हो, वहाँ पे ज़ाहिर तशवीशनाक बात तो और बात हो गई ना। इसका मतलब तो एक और हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अदलिया अपनी मर्जी के फैसले देती है, कानून के मुताबिक नहीं देती। ऐसा तो नहीं हो सकता। कायरा साहब ये बताइएगा कि अब जो अदालत ने मखसूस नशिस्ता किया है, आज इलेक्शन कमीशन में भी ज़ाहिर है उस पर डिस्कशन चल रही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब जो पीटीआई को नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की है और स्पीकर असम्बली ने ख़त भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो कानून को देखें कि जो एक्ट पास हुआ है 12 जुलाई का फैसला अब उस पर अप्लाई नहीं होता। आपकी क्या राय है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है, मखसूस नशिस्तों पे क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता आदल, मुझे नहीं पता कि वो 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक क्या हुआ है या क्या, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास है। लेट देम हैंडल इट। मेरी जमात का मौक़िफ़ क्या है नहीं। कायरा साहब अगर मुख्तसरन बता दें इस पर आपकी राय क्या है, वैसे मखसूस नशिस्तों का क्या होना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत अमल करने की पाबंद है, तो अदालत ने तो कर दिया। अदालत फैसलों के तहत बनाया गया किसी कानून या कानून के इंटरप्रिटेशन की पाबंद नहीं है। तो देखना होगा कि अदालत के किए गए फैसले कानून के मुताबिक हैं। अगर कानून के मुताबिक है बिल्कुल, और अगर कानून से तजावुज है तो कौन सा इदारा है जिसने कानून बनाया है, कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान के अवाम की, ये भी तो अदालत ने देखना है ना। इंटरप्रिटेशन जब अदालत ने करनी है तो अदालत ने देखना कि ये कानून के मुताबिक है कि नहीं। अदालत ने नहीं देखना, नहीं अदालत ने नहीं देखना। अगर अदालत कानून से तजावुज करती है फिर किसने देखना? दुनिया में तो फिर बहुत तो आप कह रहे हैं कि अगर अदालत एक फैसला करे तो उसके ऊपर के अंदर जाके वो डिबेट होकर रिव्यू हो गए। कायरा साहब मुझे ये समझाएगा, आप ये कह रहे हैं अगर अदालत एक फैसला करे तो उसके ऊपर अगर पार्लियामान कानून साजी करेगी तो वो फैसला जायल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। ओके, बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर कानून मौजूद है और उस कानून की अदालत का फैसला सदम आ जाता है, तो ये तो हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ, बाकी जगहों पे भी हुआ कि उन्होंने जो अदालत के फैसले थे उनको रिव्यू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको प्रैक्टिस बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अदलिया को मुकम्मल तौर पर आजादी देनी चाहिए, लेकिन अदलिया को अपने अंदर एक यकसुई पैदा करनी होगी, अपने अखलाकी कदर खड़ी करनी होगी, वरना अदलिया इस बेतौकीदी की सूरत में पाकिस्तान के अवाम के लिए कबूल नहीं होगी। इस क्राइसिस में जिस इदारे ने लीड फराहम करनी है, सबको चेक करना है, वो इदारा अगर अवाम के ख्वाहिशों के मुताबिक ठीक होगा, न्यूट्रलिटी पे खड़ा होगा, उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और है। थैंक यू सो मच कमरजमान कायरा साहब, पे अमल करना है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आपको कुछ और अहम इश्यूज पर डिस्कशन होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, JUIF के हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर मुझे ये बताइएगा, जो बिलावल साहब से मुताल्लिक आपने बयान दिया, बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी ने उसकी तवील वजाहतें देना शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या आप अपने बयान पर कायम हैं कि उन्होंने कहा था कि हम मजबूर हैं आर्टिकल 8 और इन चीज़ों पर हमें मजबूरी में कड़वा घूंट पीना पड़ेगा? इसके अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, मफहूम यही होगा। इसमें वो कायल करने आए थे और उस वक्त आर्टिकल 8 वाली बात भी उसमें मुसवदे में शामिल थी। बिलावल साहब के पास भी वो था और हमें भी चूंकि 1 घंटा पहले तकरीबन मिला होगा वो, तो हमारे पास भी था। और इस पे जो चूंकि सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी आर्टिकल 8 के हवाले से थी, तो इसी पे मैंने एतराज किया था सबसे पहले, और इसी पे ही जो है ना वो हमारी आपस में कन्वर्सेशन थी, जिसका मफहूम वही बनता है जो मैंने अपनी टू बी प्रिसाइज वो अल्फाज वैसे थे क्या? मजबूरी बताई गई थी। उन्होंने कहा था कि एक आध चीज पे इसमें वो बात हो सकती है, इसका कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, ये भी मैं उसी में वो पर्सनल के हवाले से वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली लाई जा सकती है, मगर
ये इसको तब्दील नहीं हम कर सकते, ये बात थी। ठीक, तो वो उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और जो दीगर मामलात हैं वो सब स्पेसिफिकली भी डिस्कशन में आए सर? उसमें शुरू हुई थी, फिर इन्होंने कहा था कि आप बाकी बातें जब वो शुरू हो गई तो फिर जाहिर है क्योंकि वो मीटिंग बड़ी थी, उसमें मौलाना भी बैठे थे, इनकी तरफ से भी और दोस्त बैठे थे, हमारी तरफ से भी और साथी थे। तो फिर उसके बाद कहा कि आप और मुर्तजा डिस्कस कर लें। फिर मैं और मुर्तजा अलग कमरे में चले गए थे और हमने कुछ चीजें डिस्कस की। और जब मैंने उनको कहा कि इस पर भी हम एग्री नहीं कर सकते, इस पर भी नहीं कर सकते, इस पर भी नहीं कर सकते, तो फिर जब उसको मुर्तजा साहब को हमारी वो मिल गई, उन्होंने हमारा माइंड ले लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्कशन 56 क्लासेस है और फिर इसको बाकी जो है फिर बाद में रख लेंगे। अच्छी बात है, मैं भी बाकी अपने नोट्स बना लूंगा क्योंकि अभी तक मेरी मुकम्मल गिरफ्त नहीं है। अच्छा सर, मुर्तजा वहाब साहब ट्वीट कर रहे हैं या अपने बयानात के जरिए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कामरान मुर्तजा साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, हमने तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की थी और 19 अमेंडमेंट को रिव्यू की बात की थी, इसके अलावा तो हमारी कोई उनसे बात ही नहीं हुई और जो वो बयान कर रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि उसमें उनकी ट्वीट में या उनके बयान में ताकत नहीं है। वो फिर आए किस लिए थे, किस बात पे मनाने आए थे मौलाना साहब को? वो तो सर ये भी हो सकता है ना, अगर वो पूछ ले हमसे। मुसवदा तो आज भी हमारे पास है ना, डॉक्यूमेंट तो आज भी हमारे पास है जी, उसी पे कायल करने आए थे ना। अच्छा सर ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी के साथ अब एंगेजमेंट फिर किस स्टेज पर है आप लोगों की? अगर देखिए उसके बाद जब दूसरे दिन आए थे तो फिर उन्होंने कहा कि मिल के करते हैं, आप नया इसको स्क्रैप करिए और उसके बाद हम और आप मिल के करते हैं। तो फिर वो अब पता तो पहले चल गया हुआ था ना कि अब उसके बाद अगर मिल के करते और उसमें कोई चीज गड़बड़ हो जाती, हम कर लेते या हमारे दूसरे दोस्त कोई कर लेते, तो फिर उसके बाद हम एक दूसरे पे फिर नई ब्लेम गेम शुरू हो जाती। तो फिर हमने कहा कि आप अपना तैयार कर लीजिए, हमसे शेयर कर लीजिए, फिर हम अपना तैयार कर लेंगे अगर कोई ऐसी बात आ गई। so नहीं है बेसिकली वो ये चाहते थे कि जब उनका बेसिकली वो चाहते थे जब उनका जो 56 के करीब आपने कहा कि वो तरमीम थी या क्लॉजेस थी, जब आपने देखा कि उस पर बात नहीं बन रही तो वो चाहते थे कि आप लोग बना के दें कि इसमें तब्दीली क्या होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे थे कि आप और हम मिल के बनाते हैं। तो उसको हमने कहा कि हम मिल के नहीं बनाते, आप अपने तौर पे बना लीजिए, हमने बनानी होगी तो हम अपने तौर पे बना लेंगे और फिर एक्सचेंज कर लेंगे उसका, ताकि कम से कम पता तो हो ना कि किसने क्या बनाया था या किसकी क्या इंटेंशन। सर अब वो कहते हैं ये जो आईनी अदालत की जो दलील लाएं वो ये लाएं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी था, 2010 में भी करना चाहते थे, उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अपोज कर दिया, उससे पहले भी वो कहते हैं कि हम ये सब कुछ करते हैं और दीगर ममालिक में भी ये निज़ाम मौजूद है। तो ये आपको हुकूमती ज़रूरत के मुताबिक टेलर मेड क्यों लग रहा है? आप लोगों को भी लग रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक था? देखिए उसमें इस बात पे एतराज नहीं था, मौलाना की अगर स्पीच को आप वो सामने रखें तो मौलाना ने इस बात पे कंसीड किया था कि आप भले वो बना लें आईनी अदालत, मगर एतराज इस बात पे था कि ये जो एज को 68 कर दिया जाए, इस पे काफी डिबेट हुई है हमारी और बिलावल साहब की कि एज को 68 कर दिया जाए या फिर उसमें जो ना वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाए मामला। हमने कहा था इनको आप मिनिमम बताइए कि मिनिमम कौन सा क्या एजेंडा है वो बताइए हमको। ये तो उस पर तो पता नहीं क्या जो ना पूरा अलग कहला है, पूरी लंबी लंबी चौड़ी कहानी है। 56 पूरे उस वक्त 56 क्लासेस ही थे, बाद में वो 56 जो है ना कभी 53 हो गए, फिर उसमें 9A जो है ना उन्होंने इंसर्ट कर दी, इंसर्शन उसकी हो गई एनवायरमेंट के हवाले से उसमें फंडामेंटल के चैप्टर में। तो ये बाद में आई हैं ये चीजें 9A वाली, वो उस वक्त की उसमें नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी का इजलास था उसमें उन्होंने कहा कि वो हमने आपके एतराज पे आर्टिकल 8A वाली बात ओमिट कर दी, हालांकि उससे पहले कभी ये बात शेयर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके एतराज पे आर्टिकल 8 वाली बात ओमिट कर दी, हमने ओमिट कर दी और इसकी शायद रिकॉर्डिंग भी मौजूद हो, क्योंकि कमेटी रूम में हुआ था ये बात, तो शायद इसकी रिकॉर्डिंग भी हो, मेरा एतराज उसमें होगा और बिलावल की बात भी उसमें होगी। अच्छा, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मौजूद हो सकती है? हो सकती है अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, अदरवाइज कमेटी रूम में जब हम बैठते हैं तो हमारी सारी वो रिकॉर्डिंग होती है कि हमने किसने क्या कहा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये जो PMLN ने कहा है कि हमने मौलाना साहब को भी मुसव्विदा दिखाया था और उन्होंने इनिशियली जो है वो उसकी हामी भरी थी
बाद में क्या हुआ फिर ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी पहले हम जब भी तो आए थे वोटिंग करने के लिए, हमारा ख्याल था ये नंबर पूरे होंगे। वो कहते हैं ये सब शेयर किया हुआ था हमने पहले से आप लोगों के साथ। नहीं गलत कह रहे हैं। उसी रात को जो 2 बजे हम कहते हैं ना, उसी रात को शेयर किया। वो एक काले से उसमें कपड़े के या उस कपड़े से मिलते जुलते बैग में ये आया था। इसको मैंने खोला था और खोल के साथ जो ना नजर जो पहली पड़ी थी आर्टिकल 8 पे ही पड़ी। तो सर ये जो वफ्द आते थे आप लोगों से मिलने डेलीगेशन, ये जुबानी जमा खर्च था, वर्बल कॉन्वर्सेशन? ये वो जुबानी बातें थी। उन्होंने कहा कि जी कॉन्सेप्ट चाहो। वो जो आते थे उसमें बड़ी इनोसेंट बातें होती। मसलन कि भाई इसमें जो है ना ये करना है वो करना है, इसमें बड़ी अच्छी बातें होंगी, इसके बगैर जो है ना वो मामला रुक नहीं सकते। हमारी हमेशा से डिमांड रही थी कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए, हम वो करेंगे। अब वो मौलाना साहब जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं, एहतराम से बात करते हैं, तो अगर उन्होंने इसको ये समझ लिया कि जी बगैर कागज देखे जो है ना वो एहतराम में जो है ना उसके ऊपर जो है साइन भी कर देंगे या साथियों को कह देंगे कि वोट करें, तो ये कैसे मुमकिन होता है? सर ये मसला अब आपको अगर सबका कंसेंसस हो जाए तो कब तक हल होता दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर तो कभी भी कंसेंसस नहीं होगा ना। ये जो कुछ पेश किया था, जो कुछ जिसके अभी 1 से 4 मुसवदे बन गए, तो इसके ऊपर तो कभी भी कंसेंसस नहीं होगा। कंसेंसस वाली बात है वो अर्जेंसी बताइए, हम बिल्कुल साथ चलने के लिए तैयार है। अर्जेंसी बताएं, लोगों के साथ शेयर करें चीजों को और उसके बाद आगे बढ़े। अर्जेंसी तो ये कहते हैं कि हुकूमत के लिए खतरा है अक्टूबर के बाद। हुकूमत को खतरा है तो हम तो हुकूमत नहीं है ना, हमें तो कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान के लिए बताइए, पाकिस्तान के लिए क्या बात है जो जरूरी हो। थैंक यू सो मच सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद, शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।